तो परियरम पेरूमल का पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने बोला था कि इस पे 15 लाइक कर दो, पर तुमने नहीं किए। गजब बेइज्जती है। खैर, पार्ट 1 में हमने देखा था कि शादी में परियरम की भारी धुलाई होती है। अब आगे इस इंसिडेंट के होने के कुछ दिन बाद तक परियरम भाई कॉलेज नहीं जाते हैं और कॉलेज में जो को बहुत बुरा फील होता रहता है। एंड एक दिन जब परियरम कॉलेज में जो को दिखता है तो जो उससे पूछती है कि तुम शादी में क्यों नहीं आए और अब तक कहाँ थे और ये तुमको चोट कैसे लगी। तो परियरम उसको बोलता है कि वो कबड्डी मैच खेलने गया था। यह सुनकर जो का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि तुम्हें आने के लिए कितना ज़ोर दिया था, पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हें ही बुलाया था और तुमने फिर भी छी। परियरम उससे नज़रें नहीं मिलाता और जो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर एकदम खतरनाक विजुअल्स के साथ गाना आता है। यहाँ हमें परियरम भाई पे क्या गुजर रही है ऐसा फील कराया गया है उस विजुअल से, कि किस तरह उसको छोटा दिखाने के लिए उसके सबसे प्यारे डॉग करप्पी को ट्रेन की पटरी पर बांध दिया गया था। उसको लोगों ने उसके प्यार से अलग कर दिया। साथ ही यहाँ हमें कुछ रिलेटेबल चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक परियरम, करप्पी और वो लोग जिन्हें चाचा जी ने टपकाया था, सब लोगों पर कुछ ब्लू कलर लगा हुआ है, जहां हमें अंदाज़ा लगता है कि इन सारे लोगों को भी छोटा दिखाने के लिए मार दिया गया है। अब परियरम भाई की होती है हालत ख़राब। उनकी ऐसी हालत देख करके कोई उन्हें दारू पिला देता है और जब टीचर उसको क्लास में ऐसा देखती है तो वो उसको प्रिंसिपल ऑफिस में भेज देती है। प्रिंसिपल ऑफिस में जब प्रिंसिपल परियरम को वहाँ पर देखते हैं तो पार्ट 1 में जो प्रिंसिपल ने कागज़ पर उसका नाम लिखा था उसको फाड़ करके परियरम से गुस्से में बोलते हैं कि तुम अपने पिताजी को कॉलेज में बुलाओ। नाउ परियरम नहीं चाहता कि उसके पिताजी कॉलेज में आए, इसीलिए वो किसी को कुछ पैसे दे करके पिताजी बन करके साथ चलने को बोलता है और कैसे न कैसे परियरम भाई वहाँ से बच जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि परियरम भाई आज पीछे की जगह आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और अक्सर उस सीट पर जो का कज़िन बैठा करता है। जब कज़िन वहाँ पर आता है तो परियरम को अपनी सीट पर देख करके वो उसे उठने को बोलता है, लेकिन परियरम भाई मना कर देते हैं। इस पर कज़िन उनसे बोलता है कि तुझ पर जिसने उस रात मूता था वो मैं ही हूँ, अब सबके सामने वापस मूतू क्या। इस बात से दोनों झगड़ने लगते हैं। मोटा भाई परियरम को संभालने लगते हैं, लेकिन परियरम भाई फ्रस्ट्रेशन में मोटा भाई को बोलते हैं कि तू क्यों मेरे साथ है, तू भी तो उनकी कास्ट का है, तू उधर रहे। ये बात सुन करके मोटा भाई परियरम भाई को झापट मार देते हैं। वहाँ पर जो भी आ जाती है, लेकिन परियरम भाई उसको इग्नोर कर देते हैं। अब जो को तो ऐसा लगेगा ना कि एटीट्यूड आ गया। खैर, अगले दिन जब परियरम कॉलेज के कॉरिडोर से गुजरता रहता है तब अचानक कोई उसको गर्ल्स टॉयलेट में धक्का मार देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। अंदर मौजूद सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है, जिससे एक सीन क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट, प्रिंसिपल, फैकल्टी सब लोग वहां पर आ जाते हैं। जब कुंडी खुलती है तो ऐसे में परियरम वहां से अपना मुंह छुपाकर नीचे मुंडी कर भाग जाता है। उसको बाद में इतना गुस्सा आता है कि वो स्कूल की टेबलें बेंचें सब तोड़ देता है। बाद में मोटा भाई उसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल ने फिर से तुम्हें तुम्हारे पिताजी को बुलाने को बोला है, अब हम कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर परियरम उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने ओरिजिनल पिताजी को लेकर के आऊँगा। और इसके बाद हम लोगों के सामने एक अलग ही राज खुल के आता है। हम देखते हैं कि उसके पिताजी ठेला गाड़ी नहीं बल्कि लड़की बन करके गांव में डांस करते हैं। उनका पूरा बिहेवियर ही एक औरत जैसा रहता है। जब वो कॉलेज में जाते हैं तो जो का कज़िन जब उनको देखता तो वो परियरम की गैर मौजूदगी में परियरम के पिताजी को खूब छेड़ते, उनको कुछ चोटें भी लग जाती और इतना ही नहीं, वो उनकी धोती खोल करके उनको नंगा कर देते हैं। और जब परियरम भाई को पता चलता है तो वो फटाफट से अपने पिताजी के पास जा कर के उनकी धोती समेट करके उनको वहाँ से ले जाता है। अब घर पर जो के पिताजी जो के कजिन को खूब डांटते हैं कि तुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, उससे फोकटी क्यों भिड़ रहा है। जो बार बार रोती है
ये सुनकर कजिन बोलता कि क्यों 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 रो रही है वो। कजिन अपनी बात कंटिन्यू करता, क्योंकि वो उसे अब अपनी दुनिया मान चुकी है। वो उसके पीछे कुतिया की तरह भागती रहती है। देखना एक दिन वो उसके साथ भाग जाएगी और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसी बातें सोच करके वो परियरम को मारने की सोचते हैं और परियरम को मरवाने के लिए वो चाचा जी के पास जाते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि चाचा जी एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंटर कास्ट रिलेशनशिप को एक दाग मानता है। और यहाँ हमें क्लियर पता चल जाता है कि चाचा जी ने जितने भी खून किए हैं वो कहीं ना कहीं इंटर कास्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड थे। जैसे पार्ट 1 में चाचा जी ने उस बंदे को बस से नीचे गिराया था तो अंदर एक लड़की रो रही थी। जब पानी में उसने उस लड़के को डुबा के मारा था तो वहाँ पे कुछ जने उस बच्चे को किसी लड़की का नाम लेकर के चिढ़ा रहे थे और वगैरह वगैरह। हॉस्पिटल में जब परियरम अपने पिताजी के पास रहता है तो उसके हाथ में चाकू रहता है। उसके हाथ में चाकू देख करके उसकी मम्मी उससे बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो परियरम बोलता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा आज। तो उसकी मम्मी बोलती क्या ये सभी मैंने तुम्हें सिखाया है। वो आगे बोलती है कि भूलो मत तुम्हारे पिताजी एक डांसर है, उनके साथ ऐसा अक्सर हुआ है, ये पहली बार नहीं है। परियरम मान जाता है और वो जैसे हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो आई हुई है। अब हाल ही में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित होता है और परियरम भाई पास हो जाते हैं इंग्लिश में। और इसीलिए परियरम जो से थैंक यू बोलते हैं और जो उसकी तरफ देख के मतलब बुरा फील होता है उसे कि बस थैंक यू, मतलब उसने इतना सब कुछ करा और उसने सिर्फ थैंक यू बोल दिया। फील समझ रहे हो। जो को बहुत बुरा फील होता है, जो परियरम से बोलती है कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो आंखें मीच करके बयां करेगी। वो बोलती है कि मैंने मम्मी पापा सबको बताया कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। अब तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम इसका रिस्पॉन्ड करो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम वापस पहले जैसे हो जाए, हम एक दोस्त बन के रहे। अगर तुम चाहते नहीं हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। अब मैं आंखें तभी खोलूँगी जब तुम हंसोगे। परियरम को भी रोना आता है लेकिन वो हंसता है क्योंकि उसने बोला है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि देखो सीन में पीछे चाचा जी खड़े हैं, मतलब सिनेमेटोग्राफी देख रहे हो फिल्म की। परियरम बोलता है कि अब सब कुछ क्लियर है, अब मेरे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हम वापस पहले जैसे हो जाएंगे और एक दोस्त बन के रहेंगे। इस पर जो बोलती है ओके ओके, मैं भी खुश हूँ। अब तुम देख सकते हो कि उसकी आंखों में आंसू है, प्रिटेंड कर रही है वो खुश होने का, क्योंकि वो तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। खैर दोनों में अच्छी बातें होती है। और जब जो वहाँ से चली जाती है तब हमारे परियरम भाई की नज़र जाती है हमारे चाचा जी पे। वो चाचा जी की चोट देख करके चाचा जी से बोलते हैं कि आपको कैसे लगी। तो चाचा जी उससे बोलते हैं कि कहीं नहीं, वो कहीं गिर गए थे। और बाद में वो परियरम को उनके घर छोड़ने के लिए बोलता है। जब परियरम चाचा जी को साइकिल पे बिठाकर ले जाता रहता है तो चाचा जी परियरम को नीचे धक्का दे देते हैं। नीचे गिरने के कारण परियरम बेहोश हो जाता है और उसकी इस हालत का फ़ायदा उठाते हुए चाचा जी उसको ट्रेन की पटरी पे पटक देते हैं और खुद झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ओपी है। परियरम भाई बेहोश हैं, हमें साउंड इफ़ेक्ट आता है कि परियरम अपने डॉग करप्पी को आवाज़ लगा रहा है। ट्रेन बस परियरम को कुचलने ही वाली होती है, इतने में हम देखते हैं कि करप्पी परियरम की ओर भागते हुए आ रहा है और वो उसके मुंह को चाटने लगता है। उसके चाटने से परियरम होश में आता है और करप्पी वहाँ से गायब हो जाता है। परियरम अपने आप को कैसे न कैसे पटरी से बाहर उतारता है। ये देख करके चाचा जी परियरम पे लूम जाते हैं, लेकिन परियरम चाचा जी को धूल चटा देता है। और फिर इतने में वहाँ पे कज़िन भी आ जाता है। फिर परियरम कज़िन को भी घायल कर देता है और फिर वहाँ पे एंट्री होती है जो के पिताजी की। परियरम भाई एकदम गुस्से में है तो वो कार का शीशा तोड़ करके उसके पिताजी से बोलते हैं कि आप यहाँ मुझे मरा हुआ देखने के लिए आए हो ना, आप भला किस तरीके के इंसान हो। जो ने मुझे शादी में बुलाया इसीलिए मैं आया, आपने मुझे लॉक कर दिया, फिर मुझे मारा और मुझ पर मूता भी, तब भी आपका बदला पूरा नहीं हुआ। आपने मुझे मारने के लिए एक बुढ़ा आदमी भेजा, क्या यही आपकी वीरता है। परियरम आगे बोलता है कि आज तुमने तुम्हारी लड़की की स्माइल देखी जो उसने तुम्हें दी,
कितनी भोले से वो आपको अपना पिताजी बोलती है। वो उसका तुम्हारे लिए प्यार है, वो मैंने तुम्हें दान में दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार करके उसके पिताजी बनोगे? उसके पिताजी तुम पहले से हो। क्या मैंने कभी तुम्हारी बेटी से कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ? अगर मैं उसे ऐसा बताता तो वो तुम पर थूक करके खुद को फांसी लगा लेती। तुम क्या तुम्हारी इज्जत बचाओगे? तुम्हारी इज्जत तो मैंने बचाई है। ऐसा कह करके परियरम वहाँ से चला जाता है। और साइड में पड़े चाचा जी को जब होश आता है तो वो खुद ट्रेन के सामने जा कर के बैठ जाते हैं। रीज़न साफ है कि वो हठी आदमी था, वो रिलेशनशिप तबाह करता था और इसमें वो असफल हुआ, तो इसलिए वो खुद को मारना उसने सही समझा। अगले दिन हम देखते हैं कि जो के साथ उसके पिताजी आए हुए हैं वो परियरम से कहते हैं कि अरे भाई, तुमसे मिलने की कितनी बार ठानी पर तुम मिलते ही नहीं हो। तो जो उसके पिताजी को बोलती है कि सर को कबड्डी खेलना पसंद है, देखो इनकी चोटों के निशान। और जो ऐसा कह करके सामने चाय लेने चली जाती है। इतने में जो के पिताजी परियरम से पूछते हैं कि तुम मुझे फ्रैंकली जवाब दो कि तुमने उसको सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया। तो इस पर परियरम बोलता है कि मैंने अक्सर जो के मुंह से ये कहता हुआ सुना है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट हैं, ऐसे किसी के नहीं है। अगर मैं उसको ऐसा बताता तो उसका दिल टूट जाता। इस पर उसके पिताजी बोलते हैं कि मैंने अक्सर मेरी बेटी में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, क्या तुम्हारे को भी उसके लिए कुछ ऐसा है? तो परियरम जवाब देता है कि पता नहीं। वो बोलता है कि मुझे कुछ पता चलता उससे पहले ही आप लोगों ने मुझे फाड़ दिया। परियरम अपनी बात आगे करते हुए बोलता है कि सर, आपकी बेटी बहुत लकी है, वो जो चाहती है वो बोल सकती है। अब मुझे ही देख लो, मुझे बार बार मरना पड़ता है उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ। पिताजी बोलते हैं कि तुम एक अच्छा आदमी हो, तुम ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहोगे, अच्छे से पढ़ाई करो। उसके पिताजी बोलते हैं कि शायद कल चीज़ें ज़रूर बदलेगी। इस पे परियरम हंसता है। वो बोलता है कि जब तक आप हैं जैसा कि आप हुआ करते हो, और जब तक आप मुझे कुत्ता बनाना चाहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इतने में जो वहाँ पर आ जाती है, वो लोग चाय पीते हुए बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर कैमरा एंगल जो रहता है वो उन चाय के 2 ग्लास पे जूम होता है, जिसमें परियरम की ग्रीन टी है, पिताजी की ओरिजिनल चाय है। और हम देखते हैं कि दोनों चाय का लेवल सेम है, जो हमें बताता है कि इंटरकास्ट रिलेशनशिप है। ये इंटरकास्ट रिलेशनशिप इन द सेंस सिर्फ शादी ब्याह ही नहीं है। यहाँ पे बताया गया है 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच का रिलेशनशिप, कि अब दोनों का लेवल सेम है, कोई ऊंचा कोई बड़ा नहीं है, ऐसा हमें बताता है ये। मतलब ये मैं खुद अपना नज़रिया बता रहा हूँ, ऐसा उसमें कुछ बताया नहीं है, बस जूम हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। खैर, तो मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम कुछ आगे की बात करते हैं। इस मूवी में करप्पी को बहुत हाईलाइट किया है। मूवी के पोस्टर से लेकर मूवी की एंडिंग तक हम करप्पी की छवि देखते हैं। करप्पी को खुद यहाँ पे परियरम से रिलेट किया गया है। अभी जो मैंने खतरनाक सिनेमेटोग्राफी वाली गाने की बात करी थी, जिसमें सबके ऊपर ब्लू कलर लगा हुआ है, इंक्लूडिंग करप्पी एंड परियरम, जो इसी बात को बताता है कि ये सब रिलेटेबल है करप्पी से। करप्पी एक कुत्ता है और परियरम को कम्युनिटी वालों ने कुत्ता बनाकर रख रखा था। इस पोस्टर में भी तुम दोनों को सेम नज़रिए से देख सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कम्युनिटी वालों ने परियरम की धज्जियां उड़ाई है। हमारे मोटा भाई भी उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिस कम्युनिटी से हमारी जो बहन थी, लेकिन फिर भी मोटा भाई रहते थे परियरम के साथ। तो कम्युनिटी में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बेकार होते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं। अच्छे इन द सेंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की सोच को लेकर के। इस फिल्म में हमने एक और चीज़ हाईलाइटेड देखी, वो है कबड्डी। कबड्डी पूरी फिल्म में कहीं पे भी दिखाई नहीं गई है। फिल्म के पोस्टर में कबड्डी खेलते हुए परियरम को बताया गया था और फिल्म में बहुत बार कबड्डी की बात हुई थी। अब यार ये मेरा नज़रिया है, ये मैंने कहीं नेट पे नहीं देखा, मेरे को ऐसा लगा कि इसका कुछ लॉजिक है। तो मेरा लॉजिक तो यही कहता है कि आई थिंक कि परियरम एक कबड्डी प्लेयर है, जो कबड्डी है ज़िंदगी की कबड्डी, जहाँ पे 2 कम्युनिटी है, एक टीम ए एक टीम बी। मतलब तुम इसको ऐसे ले सकते हो, टीम ए में परियरम है, टीम बी में है जो और उसकी फैमिली। परियरम उसमें जाता है, उनको छूता है, उनको बुरा लगता है, वो परियरम के पाले में घुसते हैं और उसको मार, मतलब कबड्डी में यही तो होता है ना, एक दूसरे को पछाड़ना। तो वही चल रहा है इन 2 कम्युनिटी के बीच में। कबड्डी में
टीम अपोजिट टीम वालों के प्लेयर कम करने में लगी रहती है। तो वो इस फिल्म का कंसेप्ट है। ऐसा मुझे कबड्डी को लेकर के फील हुआ, लेकिन नेट पे मैंने खूब ढूंढा, लेकिन कबड्डी को लेकर के इस फिल्म की कोई थ्योरी निकल के नहीं आई। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसमें बार बार कबड्डी को बताया था। अगर तुम्हें भी ऐसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। साउथ की ये फिल्म है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे ये घटनाएं घटित हुई है। चाचा जी के मारने के बाद, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि अगले दिन न्यूज़ छपती है, तो ये इसलिए बताया इस मूवी में क्योंकि ये कुछ चीज़ें बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ मूवी में कहीं ना कहीं बेटी और पिता का प्यार देखने को हमें मिलता है, और शायद उसको मैं स्टोरी बताते एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो एक्सप्लेन कर ही नहीं जा सकता, वो तो इन्फिनाइट होता है। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा मूवी देखने का नज़रिया पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, कमेंट की बौछार करो। यार व्यूज़ ही नहीं आते यार, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।